I am Sachin Katara and today we'll start a new chapter of class 11 Newton's law of physics. So take your notebook and pen. ठीक है बच्चों, तो देखिए थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की क्या है. देखो पहले थोड़ा सा इसका मैं हिस्ट्री बता देता हूँ. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है दिस इज द पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स हमारी न्यूटन के जमाने की फिजिक्स, जिसे हम कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स. क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोल सकते हो और फिजिक्स बोल सकते हो, एक ही बात है. न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि न्यूटन ने इसको डिराइव किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, इससे नाम दे दिया उसका न्यूटोनियन मैकेनिक्स. इसकी कहानी जहां तक स्टार्ट होती है 1672 से 1742 तक, जब तक न्यूटन का जन्म रहा था. मतलब न्यूटन जब तक जिंदा रहा था तब तक हम कह सकते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स चलती रही थी. न्यूटन ने बहुत काम किए थे. ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में नहीं, इसने एटम फिजिक्स में भी काम किया था, काफी सारे काम किए थे, आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बच्चों. इसमें स्टार्ट होने से पहले फोर्स. हेडिंग डालिए फोर्स. फोर्स क्या होता है बच्चों? देखो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, फिर अपन इसको समझ लेंगे. इट इज अ पुश एंड पुल. इट इज अ पुश एंड pull act on the particle which changes state of motion of the particle. State of motion of the particle. ठीक है बच्चों. अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. स्टेट ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी को चेंज करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? फोर्स. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स जो है, अगर वैसे वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? एक्सेलरेशन करता है. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है पार्टिकल को एक्सेलरेशन देता है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करता है ना. ये ऐसा कुछ. ठीक, अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट इसकी होती है न्यूटन. क्या होती है बच्चों? न्यूटन. डायमेंशन अगर बोले तो इसका होता है m1 l1 t-2. ठीक है, m1 l1 t-2. और ये कैसी क्वांटिटी बच्चों? वेक्टर. कैसी? वेक्टर. इसकी डायरेक्शन अगर बोले तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि फोर्स से एक्सेलरेशन आया. एक्सेलरेशन पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करता है, मतलब इसे बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, है ना. वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन हमारा क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है. ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहेंगे फोर्स. ठीक, अब फोर्स की क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं वो देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ठीक, तो न्यूटन ने इसको, इस लॉ को दिया, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का रचयिता था, तो इसलिए नाम दे दिया इसका न्यूटोनियन फिजिक्स. ठीक, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हेडिंग डाल दें, या क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स में अपन एक टेबल बना लेते हैं ना. टेबल से क्या है, थोड़ा अच्छा सा शो होता है, तो हमें याद भी जल्दी हो जाता है. ठीक, तो क्या है, फोर्स को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया. पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या? ग्रेविटेशनल फोर्सेस. ठीक, सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ठीक है बच्चों. थर्ड हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जो कि न्यूक्लियस के टाइप के होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अलावा लगेंगे, एटम के अंदर लगते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. और फोर्थ जो होते हैं लास्ट वीक फोर्सेस. क्या? वीक फोर्सेस. ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. बेसिकली इनको वैसे हम डिटेल में भी समझेंगे इनके चैप्टर में, पर अभी थोड़ा बहुत जो है वो मैं इसको देख लेते हैं. ठीक, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2 पार्टिकल हैं यहाँ पर, m1 मास और m2 मास के, इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों, मैंने बोली r. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा Fg नाम से. Fg, जिसे हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या बोलेंगे बच्चों?
ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी Fg जो रहेगा वो G m1 m2 by r स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा? m1 m2 by r स्क्वायर। फिर यहाँ पे होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहेंगे बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी होती है, क्या होती है बच्चों? वैल्यू अगर जी की देखी जाए तो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और इसकी यूनिट अगर देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ऐसी कुछ होगी सीजीएस यूनिट। ठीक है। और हाँ, एक बच्चा और, जैसे कि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 टाइम भी होता है। न्यूटन की ये सीजीएस यूनिट है। क्या है ये? सीजीएस यूनिट। ये ऐसा यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। अगर कोई बोले कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, मतलब किसी को बेसिकली अगर डायन बोलना हो तो क्या बोल सकते हो? यू आर 1 न्यूटन, है ना? कितना? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मतलब 10 की पावर 5 डायन। तो इतने सारे डायन लग जाएंगे इसमें, है ना? 10 की पावर 5। ठीक, ओके। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब अगर हम देखा जाए, जैसे कि हमारी अर्थ है, वो भी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, ग्रेविटी फोर्स जिसे कहते हैं, तो उसकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? जैसे हम लिखते हैं ना F=mg, हमारा जो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है mg, वो कैसे आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसमें अगर मैं एक चीज रख दूं, हमारा मास, और एक दूसरा अर्थ जो हम लगा रही है, तो मैं बोल सकता हूँ F जो अर्थ लगा रही है किसी पर पार्टिकल पे, वो होगा g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू ये रेडियस की अर्थ होगी, और मतलब अर्थ की रेडियस होगी, सॉरी रेडियस की अर्थ क्या, अर्थ की रेडियस होगी, तो ये हो जाएगा, और ये हमारा जो भी मास होगा वो हो जाएगा। ठीक है। इसकी जो वैल्यूज होती है g m1 m2, इसी को हम बोलते हैं g, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम mg लिखते हैं ना, तो यहीं से आया है वो m इंटू जी। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक, सेकंड पॉइंट अगर देखें तो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। चलो पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लाइक चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चार्जेस के बीच में लगते हैं। ठीक, आगे 12th का चैप्टर है ये पूरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बहुत लंबा चैप्टर पढ़ेंगे, इसीलिए 11th जब 12th का स्टार्ट करेंगे तो 12th में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि दो चार्जेस हैं, लाइक एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ये Q1 और ये Q2 चार्जेस हैं, ये किसी r डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। तो इनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो होगा k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्या होगा? k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। k यहाँ पे होता है कूलम्ब कांस्टेंट, क्योंकि ये कूलम्ब फोर्स से आता है, एक्चुअली कूलम्ब लॉ से आता है, इसलिए इसका नाम रखा कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट। और k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9। अब इसकी यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट कितनी होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में। दिस मतलब दोनों फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। दिस फोर्सेस एक्ट between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। क्या? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चों? अब किस टाइप का होगा ये हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे उसको देखिए। ठीक, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या होगा? देखो सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यही हमारे पास फोर्सेस होंगे। सेकंड पॉइंट कुछ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स बिहाइंड इट इज ग्रेविटेशनल मास, या फिर रीजन ऑफ दिस फोर्स लिख सकते हैं। रीजन ऑफ दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल मास। मतलब कि
अगर किसी पार्टिकल का मास है तो उस पर ये फोर्स लगेगा ही लगेगा। जैसे कि हम पे भी कितना लगता है mg, अर्थ जो लगाती है, तो हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट अगर देखें, नेचर कैसा है इसका, ऑलवेज अट्रैक्टिव। कैसा, अट्रैक्टिव। हमें रिपल करता है क्या, अर्थ रिपल करती है कि बच्चों, नहीं करती, तो इसका नेचर हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्टिव। फोर्थ है, ये किस रेंज का है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। क्या बच्चों, लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब लॉन्ग रेंज पे भी वर्क करेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखें तो यहाँ पे क्या है, रीजन बिहाइंड क्या है, ग्रेविटेशनल मास। तो इसमें क्या होता है, सेकंड, रीजन बिहाइंड दिस फोर्स, चार्जेस। क्या, चार्जेस। रीजन बिहाइंड दिस फोर्स, चार्जेस। ठीक है। थर्ड है, अगर नेचर की बात करें तो ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है ना। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों टाइप का होता है। ठीक। थर्ड क्या है, हाँ ये भी एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है। क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये बेटा, ये जो है शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। और इनकी जो रेंज होती है वो हमारे एटम के अंदर होती है। तो अगर देखा जाए तो इनकी जो रेंज होगी, वो रेंज होगी, रेंज लगभग करीब 10 की पावर -12 मीटर समथिंग की, 10 की पावर -12। अगर इसको भी देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -15 मीटर होता है, जो कि हमारे एटम की रेडियस होती है। किसकी होती है, मतलब अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस की रेडियस होती है। सॉरी, जैसे कि हमें पता है कि एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं अगर देखा जाए तो ये क्या होता है बच्चों, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी कोई फोर्स लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगाते हैं, और अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो उन टाइप के जो फोर्सेस होते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस या वीक फोर्सेस। ठीक है। इसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, इन दोनों फोर्सेस को। ठीक। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। क्या हो गया बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। अब अगर इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें बच्चों, किसके बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, तो स्ट्रेंथ देखते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और किसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो हेडिंग अगर डालें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, रिलेटिव, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं स्ट्रेंथ, तो कि सबसे जो पावरफुल, मतलब सबसे जो वीक फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वीक फोर्स सबसे लोअर नहीं होता, सबसे लोअर होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसको मैं जीएफ लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इससे बड़ा जो होता है वो होता है वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस। ठीक है। इससे बड़ा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये मैं बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो है अपना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जो कि हमारे एटम के अंदर होते हैं। ठीक। अब अगर देखा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम रेफरेंस माने तो ये होता है 10 की पावर 25 टाइम्स ग्रेटर किससे, इससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है 10 की पावर 36 टाइम ग्रेटर किससे, रेफरेंस क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10 की पावर 36 किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ये जो होता है बच्चों, ये होता है 10 की पावर 38 टाइम्स ग्रेटर किससे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को रेफरेंस मानते हुए हमने इनकी स्ट्रेंथ बता दी कि सबसे ज्यादा कौन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ताकतवर होगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ज्यादा होंगे, फिर वीक फोर्सेस, देन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब एक चीज, एक वर्ड का नाम लिया था हमने कि स्टेट ऑफ मोशन। क्या, स्टेट ऑफ मोशन। तो देखते हैं, फोर्स कैन चेंज, हेडिंग डालो, बहुत अच्छी बात सीखने में आएगी इसलिए, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, अभी बताया था, स्टेट ऑफ मोशन मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी।
वेलोसिटी में चेंज। मतलब जैसे कि ये है पार्टिकल, अब इसकी स्टेट ये यहाँ था, फिर ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, अब अपने आप थोड़ी ना जाएगा, कोई ना कोई तो इसके पास स्पीड होगी ना, तो ये वेलोसिटी अपनी चेंज कर रहा है, इसलिए नाम दे दिया इसका स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, तो हमें पता है फोर्स जो होता है वो क्रिएट करता है एक्सेलरेशन। क्या करता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या करता है? चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी। हमें पता है, हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब कि एक्सेलरेशन क्या करेगा? व्हाट इज डूइंग एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स होती हैं, आप इसको थोड़ा सा समझना कि अगर एक कोई भी पार्टिकल है, इसके पास एक वेलोसिटी है, क्या है बच्चों? वेलोसिटी। अब इसके पे हमने एक फोर्स लगाया, क्या लगाया बच्चों? फोर्स। फोर्स, तो ध्यान रखना, इफ ब्लू पेन से नहीं ब्लैक पेन से, इफ एफ एंड वी आर पैरेलल, क्या आर पैरेलल, पैरेलल, then only magnitude of velocity will change। जैसे कि यहाँ पे तो क्या होगा, ये वेलोसिटी है, जा रही थी, इस पे हमने फोर्स लगा दिया, तो वेलोसिटी की क्या होगा? मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओनली इंक्रीज। क्योंकि क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर है, मैग्नीट्यूड प्लस इसकी डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और अगर मैग्नीट्यूड दोनों चेंज रहें, या तो दोनों में से एक चीज चेंज होगी तो भी हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर दोनों चीज चेंज हो जाए तो भी हम कह सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम क्या कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही चेंज होगा। वेलोसिटी क्या, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिख भी रहा है। ठीक है, सेकंड अगर बोले, सेकंड देखो यहाँ पे कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो कुछ ऐसी है बच्चों, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पे नहीं बनाएंगे ना। पार्टिकल की वेलोसिटी तो ऐसी है, और फोर्स जो है बच्चों इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, पार्टिकल के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये फोर्स क्या होगा, मतलब ये जो पार्टिकल है वो कुछ लाइक ऐसे चला जाएगा, किस तरीके से? ऐसे। तो इन दैट केस इफ एफ एंड वी आर perpendicular to each other, then only direction of particle changes, particle change। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ओनली पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, किसमें? मैग्नीट्यूड में। और अगर v और f एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा? ओनली डायरेक्शन में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। इन दिस केस वेलोसिटी v ही रहेगी। क्या रहेगी? मतलब अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड v का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v रहेगा, और इसमें कुछ चेंजेस है, मैग्नीट्यूड चेंज इसी में होगा, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो अगर इसको थोड़ा सा समझें कि क्या है, तो इसको मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से किसी पार्टिकल को की वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना थोड़ा सा कि देखो क्या हुआ कि ये ग्राफ है एक्स वाई का, और ये कोई पाथ है पार्टिकल का, ए से लेके पी तक। अब पार्टिकल यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी लाइक ऐसे है, v क्या है? v ऐसे है, और इसी पॉइंट पर मैंने एक फोर्स लगा दिया बच्चों, ऐसे f का एक फोर्स लगा दिया, और जो कि इस किसी एंगल पे थीटा एंगल पे, किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, इसकी डायरेक्शन से थीटा एंगल। तो अगर मैं देखूं तो f के दो कंपोनेंट कर सकता हूं कि ये होगा एक f
cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर वाला होगा f sin थीटा। तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे f cos थीटा जो होगा वो वेलोसिटी के क्या होगा, पैरेलल होगा। देखो f cos थीटा और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो ये जो कंपोनेंट होगा f का, f cos थीटा वाला कंपोनेंट, ये इसके मैग्नीट्यूड को ही चेंज करेगा ओनली। और f sin थीटा क्या करेगा बच्चों, f sin थीटा इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, पार्टिकल की डायरेक्शन को। तो हम कह सकते हैं कि f cos थीटा वाला कंपोनेंट जो होगा कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ दी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल वाला क्या करता है, ओनली मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। और f sin थीटा जो रहेगा बच्चों वो क्या होगा, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, तो हमेशा याद रखें क्या, कि अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल लगेगा तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, अगर परपेंडिकुलर लगेगा तो डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या करेगा, डायरेक्शन। इसी बात पे एक और चीज होता है, जैसे कि कर्व होता है ना, कर्व पाथ में अगर हम बोले कि वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल का जो मोशन रहेगा वो कर्वीलिनियर में होगा, कर्व के फॉर्म में होगा। अगर हम किसी पार्टिकल का ये है v और इस पर एक फोर्स लग रहा है F, कैसे भी लग रहा है, F ऐसे लग रहा है या फिर F इस तरीके से लग रहा है, और यहां से इसकी डिस्टेंस हम चेंज ना करें, मतलब डिस्टेंस तो हमेशा यही r ही रहेगी, क्या रहेगी, r। तो ये जो पार्टिकल है ये एक सर्कल में मूव करेगा, किसमें करेगा, सर्कल में, और इसकी स्पीड जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे बाद में जाके हम, और पूरा हम पढ़ेंगे कि फोर्स तो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। डिस्टेंस अगर चेंज होगी तो कर्व बन जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस जो कांस्टेंट है तो ये एक जो मोशन होगा ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा स्टेट ऑफ मोशन कि फोर्स पार्टिकल के मोशन को किस तरीके से चेंज करता है। ठीक, हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने क्या करा बच्चों, न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉ दिए थे। क्या लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। और लॉ क्या थे, तो फर्स्ट लॉ देखते हैं पहले। तो फर्स्ट लॉ, इस लॉ का दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, बता दूंगा इनर्शिया क्या होता है। बहुत से बच्चों को यही पता नहीं होता इनर्शिया क्या होता है। टेंशन मत लो, मुझे भी नहीं पता था जब मैं 11th-12th में था कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। बस पढ़ लिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, स्टेट में भी याद कर लिया था, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो इनर्शिया होता है पार्टिकल का, इनर्शिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल के मास के। मतलब कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है बच्चों, इनर्शिया जो होगा, इनर्शिया वो बोलते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल which resist या फिर अपोज बोल सकते हैं, which oppose the change of state of motion of the particle। मतलब कि इनर्शिया किसी पार्टिकल की प्रॉपर्टी है जो कि पार्टिकल के स्टेट में चेंज होने का अपोज करेगी। जैसे कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है, ये पहले रेस्ट पे रखा हुआ था। किस पे, रेस्ट पे। अब इसे हमने फोर्स लगाया, तो पहले इसका स्टेट क्या था, रेस्ट पर। अब जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो ये इस फोर्स का अपोज करेगी। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसका अपोज करेगी। उसे ही बोला है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर देखें तो हम बस में जाते हैं,
है ना। बस में बस किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है अच्छी खासी, ठीक, और यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है। तो हमारी स्पीड और बस की स्पीड एकदम सेम है, ट्रेन चल रही है। सडनली बस वाले ने क्या किया, ब्रेक लगाया। क्या लगाया, ब्रेक लगाया। अब हमारी बॉडी कैसे चल रही थी, चल रही थी, तो जब बस में ब्रेक लगे तो बस रुकने का ट्राई करेगी, तो रुकने का ट्राई करेगी, लेकिन हमारी बॉडी तो क्या है, मोशन में, तो हमें क्या होगा, एक झटका फील होगा, ऐसे हम आगे जाते हैं ना एकदम, और जब रुकी रहती है और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। उसका रीजन यही है, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहेंगे। क्यों, क्योंकि पहले हमारी स्टेट थी यूनिफॉर्म, सडनली ब्रेक लगे तो हमें एक रिटार्डेशन फील हुआ, बट हमारी बॉडी उसको कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि वो रेजिस्ट नहीं कर पाई उसको। तो अपोज करने के लिए क्या होगा, हमें एक फोर्स लगेगा उसका, उस स्पीड का, उस चेंज का अपोज करने के लिए फोर्स लगेगा। इसे ही हमने क्या कहा, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है बच्चों। तो ये यही है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कोई भी पार्टिकल अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करता है। क्या, कोई भी पार्टिकल अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोई पार्टिकल है, सर है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, अब इस पर कोई फोर्स लगाया, सर लगा दिया, तो अगली रेस पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, p डैश बोल दिया, तो ये क्या कर रहा है, उसका अपोज करेगा। अगर किसी पार्टिकल का मास ज्यादा है तो वो ज्यादा अपोज करेगा, अगर कम है तो वो कम अपोज करेगा, लेकिन अपोज तो करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने तो यही कहा है, ठीक, ओके। सेकंड लॉ हमारा बहुत काम का है। ये समझ लो कि सेकंड लॉ ने पूरी 50% फिजिक्स कवर कर रखी है। क्या, 50 नहीं बच्चों, 50% फिजिक्स इसी ने कवर कर रखी। तो देखते हैं सेकंड लॉ क्या बोलता है, देखो, इट इज द, ऐसे बोल सकते हैं कि a force is equals to a rate of change of momentum, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कि जो हमारे किसी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dt बाय dt, ठीक है। ये है हमारा सेकंड लॉ। बहुत से टीचर्स आपको ये पढ़ा देंगे f इक्वल्स टू m, लेकिन ये नहीं है, ये तो इसका मॉडिफिकेशन है ना। वो कैसे आता मैं बता दूंगा आपको। मेन ये सेकंड लॉ यही होता है। सेकंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। अब देखो वो कैसे आता है वो बता देता हूँ कि P इक्वल्स टू, अगर पढ़ा हो, मोमेंटम जो होता है वो हमारा m इंटू v होता है। क्या होता है, तो रख देते हैं, तो F जो हुआ F एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या होगा, d m इंटू v dt। अब m इंटू v का हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे चेन रूल लगा देते हैं, m को बाहर लिया dv बाय dt प्लस v को बाहर लिया dm बाय dt, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बेसिकली जो dm बाय dt होता है, इसको जीरो कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम ऐसा नहीं कहते कि टाइम के साथ पार्टिकल का मास चेंज हो रहा है, मतलब मास कम नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता। ये पढ़ते हैं हम मास रिडक्शन सिस्टम मेथड में, हम चीज पढ़ते हैं कि जब हम मास भी चेंजेस होते हैं तब हम ये अप्लाई करेंगे। मैं अप्लाई करके बताऊंगा जब मैं सेंटर ऑफ मास अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, dm बाई dt तो जीरो हो गया। अब dm बाई dt जीरो हो गया तो ये dv बाई dt कितना होता है, a, तो हम लिख सकते हैं m इंटू a। तो ये हो गया हमारा f एक्सटर्नल इक्वल्स टू m, और इसी पे बेस्ड है हमारी 50% ऑफ फिजिक्स। मतलब कि हम यही पढ़ते हैं। अगर ये लगाना अच्छे से आ गया बच्चों तो आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 50% फिजिक्स में f एक्सटर्नल इक्वल्स टू m इंटू a। तो ये होता है बच्चों सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको थोड़ा समझें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर ये कह सकते हैं कि ये एक पार्टिकल है m मास का, इस पर हमने एक फोर्स लगाया F,
इस पे सडनली एक्सेलरेशन आ गया एक, तो मैं बोल सकता हूँ F जो होगा वो m इंटू ए होगा, m इंटू ए। और बच्चे ये याद रखना जो ये F होता है, F नेट फोर्स होता है, एक्सटर्नल नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स। यहाँ पे जैसे F है, अगर मैं बोलूँ ये F है और ये F1 भी लग रहा है, F1, तो क्या होगी इक्वेशन, डायरेक्शन एक्सेलरेशन में हुई, तो F इस डायरेक्शन में ये प्लस मान लेंगे, ये वाली माइनस, तो माइनस F1 इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। फोर्स कैसी है, वेक्टर है, वेक्टर है तो हमको यूज करना पड़ेगा। राइट वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट वाली कैसी होगी, नेगेटिव, तो F या अपोजिट डायरेक्शन में माइनस F1 इक्वल्स टू m इंटू ए। और देखा जाए तो नेट जो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं F जो है वो ग्रेटर होगा F1। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके। अब थर्ड लॉ देखते हैं। थर्ड लॉ को तो हम फील भी कर चुके हैं कई बार, है ना, कई बार फील कर चुके हैं सर, हमने कई बार दीवारों पे मुक्के मारे हैं तो हमारा हाथ में भी टूटा है ना, है बच्चों, टूटा ही होगा ना जब आपने ऐसे मारा हो, आई लग गई ऐसे बोलते होंगे, या फिर पैर मार दिया, कॉर्नर पे मार देते तो बहुत टूट जाता है ना, उंगली में लग जाती है। ठीक है, तो देखो, तो थर्ड है, थर्ड लॉ, इसे हम एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोल देते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, तो ये क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट दैट every action have a equal and opposite reaction force। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन क्या है बच्चों, फोर्स है, एक्शन रिएक्शन क्या है, फोर्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला, है ना, जैसे कि फोर्स लगा तो जैसे अगर ये किसी पार्टिकल ने लगाया, मतलब मैंने एक हाथ से एक फोर्स लगाया किसी पार्टिकल को इस तरीके से, तो ये पार्टिकल भी आपके हाथ पर एक फोर्स लगाया है, मतलब कि ये जो दोनों फोर्स होंगे यही एक्शन रिएक्शन पेयर है। मैंने तो इस पे लगाया, इस पर, उसने किस पे लगाया, मेरे ऊपर, किस पे, मैंने इस पे लगाया, इसने मेरे ऊपर लगाया, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। हमेशा कभी भी याद रखना, फोर्स जो होता है वो पेयर में ही आता है। किसी भी पार्टिकल पे जब लगेगा कोई भी फोर्स, फील्ड फोर्स हो चाहे कांटेक्ट फोर्स हो, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो, किस तरीके का फोर्स हो, हमेशा एग्जिस्ट करेगा पेयर में। तो याद रखना थर्ड लॉ हमेशा वैलिड होगा, क्योंकि लॉ है, लॉ मतलब भगवान का लॉ है ना, गॉड का लॉ, तो वो क्या कहेगा कि एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन लॉ फोर्स आएगा ही आएगा, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, दिस एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट on different particles, and always this action reaction always act on different particles। मतलब कि जैसे कि मैंने इस पे लगाया और इसने मेरे पे लगाया, मतलब कि दो पार्टिकल हो गए ना, एक ये हो गया, एक मैं हो गया, एक मतलब ये मैन हो गया और एक ये पार्टिकल हो गया। तो हमेशा याद रखना एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, दो डिफरेंट पार्टिकल लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पार्टिकल है तो इसी पे दोनों लग जाएंगे, नहीं, या फिर ये पार्टिकल है इस पे दोनों लग जाएंगे, नहीं, डिफरेंट पार्टिकल से लगेंगे। मतलब कि अगर मैंने इसको फोर्स दिया इस तरीके से, तो मेरा एक फोर्स गया इस पे, तो इसने भी मेरे ऊपर फोर्स लगाया, तो ये एक दूसरा पार्टिकल, एक ये पार्टिकल, तो दो सिस्टम यहाँ पे होंगे। क्या होंगे बच्चों, दो सिस्टम। ठीक है, ओके। नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम, मतलब कि जो हमारे फोर्सेस हैं एक्शन और रिएक्शन वाले, एक्शन और
रिएक्शन वाले, उनकी नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर वो हमारा ग्रेविटेशनल टाइप का है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल टाइप का होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का है तो उसका रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का होगा, अगर वो वीक फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी क्या होगा, मतलब नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, नेचर दोनों का सेम रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। और ये तो बताया गया मैंने आपको रिएक्शन होता है। अब एक इसका अगर एक चीज देखें, जिससे कि हमारी अर्थ है बच्चों, अर्थ तो गोल होती है सर, ये आप क्या बना रहे हो, अर्थ है ऐसे, तो इस पर m मास रखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर देखें तो यहाँ पर एक नॉर्मल लगता है ऐसे, है ना, एसपीडी टाइप का बना रहा हूँ स्पीकिंग अपन अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ, और mg ऐसे लगता है, क्या लगता है, mg नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो बहुत से लिख देते हैं बच्चों n इक्वल टू mg, सही है, एकदम सही है। बट आप ये मत सोचना कि ये जो नॉर्मल है ये एक्शन है तो ये mg रिएक्शन होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि नॉर्मल और mg तो सिंगल बॉडी पे लग रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पे लग ही नहीं रहे। अगर इसका एफबीडी बनाएं, इसका एफबीडी तो नॉर्मल और ये mg लग रहा है, अर्थ के एफबीडी में ये नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एक तो इनका नेचर भी अलग है, प्लस सिंगल बॉडी पे लग रहे हैं। mg कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और नॉर्मल कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये अलग अलग फोर्सेस है, साथ में इनका नेचर भी अलग अलग है, मतलब बॉडी भी डिफरेंट नहीं है, सेम बॉडी पे लग रहे हैं और ये नेचर भी अलग है, तो ये इसका रिएक्शन पेयर नहीं होगा। और mg का जो रिएक्शन पेयर होगा बेटा वो होगा इसके सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पे कहीं ना कहीं एक mg का रिएक्शन पेयर होगा, ठीक है, अर्थ के सेंटर पे, तो इसे कहेंगे हम एक्शन रिएक्शन पेयर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि सर आप बताइए, तो ये है हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये m मास का एक ब्लॉक लटक रहा है, तो इस पर क्या होगा, एक टेंशन आएगी छाती की तरफ खुलने वाली और ये mg आएगा ऐसे, तो T इक्वल टू mg हम लिख देंगे, T इक्वल टू mg बेसिकली। अब लेकिन जो T इक्वल टू mg है तो T अलग है mg अलग है, मतलब ये एक दूसरे के रिएक्शन पेयर नहीं है ना, क्योंकि ये तो सिंगल बॉडी पे लग रहे हैं, मतलब m पे लग रहे हैं T और mg दोनों। अगर हम स्ट्रिंग का बनाए, स्ट्रिंग के लिए ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का टेंशन ऐसा लगेगा और इसके लिए ये टेंशन ऐसा लगेगा ऊपर वाली, तो ये जो टेंशन है इस टेंशन का ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, क्या रहेंगे, ये दोनों एक्शन, पर ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है, एक ही बॉडी पर नहीं लगने चाहिए, एक ही बॉडी पर नहीं लगने चाहिए, तो ये तो एक ही बॉडी पे टी लग रहे हैं ना, तो ये नहीं रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसे कहेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। तो बेसिकली इन्हीं लॉज पर न्यूटन ने काफी सारे, मतलब कि ये जो लॉ है फंडामेंटल लॉ है, मतलब इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, ये लॉ एक्सपेरिमेंटली आए, काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके न्यूटन ने ये वर्क किया और अपने वर्क, इस वर्क के कारण नोबेल प्राइज को जीता, हाँ नोबेल प्राइज जीता उसने, ठीक। तो बच्चों अब हेडिंग डालो सिस्टम, क्या सिस्टम, सिस्टम क्या होता है बच्चों, देखो जैसे बेसिकली बहुत से लोग सिस्टम के बारे में बताते नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम क्या होता है। It is the part of universe. It is the part of universe which we study, which we want to study. We want to study. मतलब कि जिसकी स्टडी हम करते हैं यूनिवर्स में। जैसे कि मैं कहूँ कि सर ऐसा देखो, ये क्या होता है कि एक पार्टिकल है ऐसा, इसके ऊपर एक और पार्टिकल, इसके ऊपर एक और पार्टिकल, तीन पार्टिकल। तो अगर हम इस पार्टिकल की स्टडी करें, ओनली ये वन वाले पार्टिकल, 1 2 और ये 3, तो वन वाले पार्टिकल की स्टडी करेंगे तो ये हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। अगर ओनली 2 के लिए करेंगे तो वो सिस्टम हो जाएगा, 3 के लिए करेंगे तो वो सिस्टम हो जाएगा, और अगर हम तीनों की एक साथ करेंगे तो 1 2 3 तीनों के तीनों हमारे लिए एक सिस्टम की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which we want to study, ठीक, ओके। इसके बाद हेडिंग डालो एफबीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है सर, क्यों इंपॉर्टेंट है आप देखना। एफबीडी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है फ्री बॉडी डायग्राम, क्या है, फ्री बॉडी
डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, देखो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाद में हम इसको देखते हैं, ठीक है। ऑल एक्सटर्नल forces showing on the particle, showing by arrow on the particle and considering particle as point mass, है ना। मतलब कि पार्टिकल को तो कैसा पॉइंट मास मान लेना है और उस पर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उसे शो करना है एरो के थ्रू, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफबीडी। जैसे कि मैं बोलूं बच्चों कि ये पार्टिकल है, ये हमारा ब्लू वाला थोड़ा सा चल नहीं रहा ना, इसमें इंक डालने की जरूरत आ गई, ठीक। ये है एम मास का पार्टिकल है। अब इस पे क्या होगा, एक तो नॉर्मल रहेगा और एक एमजी रहेगा, ठीक है। तो इसका जो एफबीडी होगा, तो पार्टिकल जो है ये हमारा एम है, ये वाला, इसको हमें एक पॉइंट मास मान लेना है और इस पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से होंगे, नॉर्मल होगा और एक एमजी होगा। तो ये हो गया हमारा इसका एफबीडी। तो ये क्या शो करेगा इसको, इस पार्टिकल के एफबीडी को। सेकंड अगर देखें, ठीक है, सेकंड देखें, फर्स्ट ये रहा, सेकंड यहाँ देख लेते हैं। सेकंड हमारे लिए एक स्ट्रिंग है, ये बेचारी ऐसी लटक रही है एम, है ना। तो इस पे देखें तो ये टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ और ये पार्टिकल पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एम। तो इसको हम कैसा मान लेंगे, इस पार्टिकल को हम एक पॉइंट मास मान लेंगे, इस पे लगने वाले फोर्सेस टेंशन और एमजी, तो ये इसका एफबीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफबीडी हो जाएगा। अगर हम देखें कि ये सब ट्राइंगल वाला है पार्ट और इस पर एक पार्टिकल ऐसे लटक रहा है और इसको भी हमने बांध दिया है टेंशन से, ये एम है, ठीक। तो बेसिकली इस पे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे, एक तो नॉर्मल होगा, इस नॉर्मल की कहानी हम पढ़ेंगे, है ना। एक एमजी लग रहा होगा नीचे की तरफ और एक ये टेंशन लग रहा होगा, ठीक। तो इसका जो एफबीडी होगा, इस पार्टिकल को तो हम मान लेंगे पॉइंट मास, तो नॉर्मल ऐसे शो कर देंगे, ये नॉर्मल, ठीक है, ये टेंशन और ये एमजी नीचे की तरफ, हमेशा एमजी कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें एंगल दिया होता है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ना, वो अलग कहानी है। जो एफबीडी बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, यस, ठीक है सर, ओके। अब हमारे पास क्या होता है कि बेसिस ऑफ कांटेक्ट भी फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, इसके दो टाइप के, एक तो नॉन कांटेक्ट फोर्स और एक कांटेक्ट फोर्स। तो हेडिंग डालो, फॉर बेसिस ऑफ कांटेक्ट, classification of force, the types of force, basis of contact। तो फर्स्ट तो है हमारा वही कांटेक्ट फोर्स। क्या है, कांटेक्ट फोर्स। फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा बच्चों, it requires contact between two particles, contact between two particles, मतलब कि इस फोर्स को आने के लिए क्या होना चाहिए, दो पार्टिकलों की सरफेस के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक। इस केस में क्या होगा, it is electromagnetic force type, electromagnetic, ये बोल सकते हैं nature of this force is electromagnetic, nature of this electromagnetic force, ठीक है। इसके जो एग्जांपल होते हैं बच्चों, वो एग्जांपल है हमारा नॉर्मल रिएक्शन,
जिसे हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में। टेंशन फोर्स, इसे भी हम पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स, इसे भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमारा जो रहेगा वो नेक्स्ट चैप्टर में रहेगा, हम पूरा इसे फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स अगर बेसिकली अगर देखें तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम इसे 12th में पढ़ेंगे। मतलब फर्स्ट इसमें ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर है वो तो 11th में ही एनसीईआरटी के थ्रू, अगर एनसीईआरटी को देखें तो एनसीईआरटी का 11th में, लेकिन कोटा में इसे ग्रेविटेशनल वाले को 12th में पढ़ाते हैं। तो हम कोटा की तरह चलेंगे क्योंकि हम कोटा में ही पढ़ाते हैं अभी तो, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेज में क्या होगा, इट रिक्वायर्ड अ फील्ड, it required field like electric and magnetic field पढ़ेंगे बच्चों इसे। अभी इसके बारे में थोड़ा हेडिंग वेडिंग लेने की जरूरत नहीं है ना, टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो एग्जांपल होते हैं बच्चों, एक तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, और दूसरा जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इस तरीके के एग्जांपल। मतलब जो चार्जेस के बीच में लगेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मास के बीच में लगेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, थोड़ा सा आपने पढ़ लिया था इसके बाद। तो इसके एग्जांपल ये होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली इन तीन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं हम इसी बात पर। तो फर्स्ट हेडिंग डालें फोर्सेस में नॉर्मल रिएक्शन। क्या बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है, तो हमेशा क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या रहेगी इसकी, कांटेक्ट में रहना। क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहना। इससे पहले थोड़ा सा एक बच्चों एक चीज और बता देता हूँ मैं। पुश एंड पुल जो मैंने बताया ना, फोर्स इज अ पुश एंड पुल। तो पुश एंड पुल क्या होता है बच्चों, वो देख लो कि एक बॉडी है ऐसी, ठीक है, इस पर फोर्सेस लग रहे हैं, F1, एक F2, ठीक है, एक F3 और एक F4 ऐसे। तो इनमें हमें पहचानना है कि पुश कौन सा है और पुल कौन सा है। तो F1 को देखें तो ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो ये नेचर कैसा होगा, पुल वाला। F2 क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो ये पुश वाला नेचर होगा। F3 क्या कर रहा है, अंदर की तरफ, तो ये पुश है, तो ये पुश ही कर रहा है, पुश। और ये क्या होगा, ये तो हमें पता ही है, तो ये पुल वाला होगा, ये पुश वाला होगा, ये पुश वाला होगा, ये पुल वाला। बेसिकली इसको बताने का आइडिया ये था क्योंकि टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन जो रहेगी वो पुलिंग और पुशिंग ही रहती है। कैसी रहती है, पुलिंग एंड पुशिंग। इसलिए मैंने ये आपको समझाया, ठीक है, कि पुश और पुल कैसा रहेगा, ठीक। तो पहली हेडिंग डालते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या, नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वैसे तो ये कंपोनेंट होता है हमारे कांटेक्ट फोर्स का। क्या रहता है, कांटेक्ट फोर्स का हमारा कंपोनेंट होता है। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट माने जाते हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन, ठीक है। तो कंपोनेंट किसका होता है, ये कांटेक्ट फोर्स का। तो हम कह सकते हैं व्हेन इट्स जनरेट, या फिर इट्स जनरेट व्हेन a particle push to another particle, push to other particle, ठीक है। सेकंड क्या है, नेचर इज पुशिंग। नेचर कैसा रहेगा इसका, पुश। नेचर ऑफ दिस फोर्स इज पुश, पुशिंग नेचर का होगा, ठीक है। अब इसका जो टाइप होता है बच्चों, क्या होता है, देखो जैसे कि इसको देखें तो ये होगा जैसे कि दो पार्टिकल, दो सरफेस है, एक ये वाली सरफेस है हमारी अर्थ वाली, है ना, और एक इसकी सरफेस है। तो इन दोनों की सरफेस एक दूसरे पे क्या कर रही है, पुश कर रही है, एक दूसरे को कांटेक्ट पे है। तो हम कहेंगे ये जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल कुछ ऐसे जनरेट होगा, ठीक। और इसका एक और पॉइंट लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज, 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 डायरेक्शन ऑफ नॉर्म
normal reaction is perpendicular to contact surface, मतलब क्या रहेगी, कांटेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है इसकी डायरेक्शन। तो कांटेक्ट सरफेस क्या है बच्चों, ये है, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल होगा। और mg क्या होता है, नीचे लगेगा, m अगर मास है तो बेसिकली अगर देखेंगे तो नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg। ठीक है बच्चों, ठीक। और इसका जो टाइप होता है अगर देखें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो जो फोर्सेस हैं, मतलब दो जो सरफेस है वो एक दूसरे को पास आ रही है, तो उनके जो एटम है वो एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, और एटम के जो फोर्सेस लगते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप के होते हैं। मतलब चार्जेस के दो बीच जो फोर्स लगेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तो अपने ही एटम के बीच लग रहा है। इसमें क्या होगा, दो सरफेसेस के एटम आ रहे हैं, दो जो सिस्टम, एक सिस्टम ये रहा, एक सिस्टम ये रहा, उनके एटम पास आ रहे हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये कैसा नेचर का फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का फोर्स है। अब इसकी अगर एग्जांपल देखें, मतलब इसके एग्जांपल की एफबीडी वगैरह बनाए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देख लेते हैं, एक तो काफी सारे एग्जांपल करेंगे। ये हो गया हमारा m1 मास, ये हमारा हो गया m2 मास, ठीक। तो m1 पे m2 पे लग रहा है, एक तो n2 बोलता हूँ, इसका क्या लगेगा, m2 जी लगेगा, हाँ सर m2 जी लगेगा। इस पे क्या होगा, इसका n1 लगेगा, एक इसका m1 जी लगेगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक। तो इसका m2 का एफबीडी बनाए, m2 का एफबीडी, तो m2 के एफबीडी के लिए क्या होगा, इस पर लगने वाला m2 ये है, m2 पर क्या लग रहा है, n1 n2 और ये m2g, ठीक है। m1 का बना है, m1 में क्या क्या लग रहा है, एक तो n2 लग रहा होगा, इसका अपोजिट नीचे की तरफ, जैसे जो n2 भी लग रहा होगा ना, तो n2 लग रहा होगा, एक n1 लग रहा होगा, और एक हमारा m1g लग रहा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो n2 इक्वल्स टू m2g, और यहां से क्या होगा, n1 माइनस n2 माइनस m1g, तो n1 कितना हो जाएगा बच्चों, m1g प्लस m2g, तो m1 प्लस m2, ऐसे लिख सकते हैं। और चाहे तो हम बोलते हैं कि सर मैं तो पूरा ही सिस्टम मानूंगा, तो मैं इसको पूरा सिस्टम मान सकता हूँ, क्या इस पूरे को एक सिस्टम मान सकता हूँ। तो सिस्टम मानूंगा तो ये एक मास हो जाएगा m1 प्लस m2, और इस पे लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है जो यहाँ से जा रहा है, उसका नाम मैंने बोल दिया n1, तो n1 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2g। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, n1 जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, m1 प्लस m2। तो यहाँ से भी आ सकता है डायरेक्ट, जब हम पूरे पार्टिकल को एज अ सिस्टम मानते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद एक टेंशन और पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं, इसके एफबीडीज बनाना सीखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन के और टेंशन के। तो हेडिंग डाल लो टेंशन फोर्स, क्या हेडिंग डालेंगे, टेंशन। तो नॉर्मल आपको समझ में आया, नॉर्मल कैसे लगता है, दो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में, और डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, या कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलो तो ज्यादा अच्छा है, सरफेस नहीं, कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलना ज्यादा बेस्ट है सरफेस से। तो हेडिंग डालो टेंशन, क्या है, टेंशन। तो ये क्या होता है, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज intermolecular force which act on string या फिर rope, string बोल दो या फिर rope बोल दो, एक ही बात है, string, ठीक है। it appear when string are taut, मतलब टाइट रहेगी या टॉट रहेगी, तो ये हमारा अपीयर होगा, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ दिस फोर्स पुलिंग, कैसा, पुलिंग, वो तो था पुशिंग, ये हमारा हो गया पुलिंग, खींचने वाला, ठीक है। डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन ऑफ
this force, direction of it is always away to एंड पॉइंट बोल सकते हो, कॉन्टेक्ट पॉइंट बोल सकते हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा अपन एंड पॉइंट बोलते हैं ना, एंड पॉइंट या कॉन्टेक्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, डायरेक्शन अवे, मतलब कि ये हमेशा पुशिंग नेचर का होगा। जैसे कि अगर ये कोई पार्टिकल है तो ये इसका एंड है तो ये ऐसा टाइप का होगा, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसे है तो ये ऐसे टाइप का होगा, मतलब पुशिंग। ये जैसे कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के इधर तक होगा, ठीक। इसको बनाया नहीं तो देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल तो अपने पास वही है, ये सर ये रहा। तो इस पे एम है, ये एम पार्टिकल एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो इसका जो एम पॉइंट रहेगा ये ऐसा रहेगा, तो इस पर एक पुलिंग नेचर का ये और ये एम जी। तो अगर हम बनाए एफबीडी, किसका, ब्लॉक का, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक के एफबीडी की बात करें तो बच्चों ये है हमारे पास एम, जिसे हमने पॉइंट मास मान लिया, तो इस पे लग रहा है टेंशन और इस पे लग रहा है एमजी। अगर स्ट्रिंग के एफबीडी की बात करें, फॉर स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, स्ट्रिंग का ये पॉइंट एंड है, ये पॉइंट एंड है, तो इस पे पुलिंग कैसे लगेगा, इस तरीके से, और इस पर पुलिंग कैसे लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर वाले हिंज की बात करें, हिंज पर क्या होगा, हिंज पर पुलिंग इस तरीके से लगेगा, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट होता है बच्चों कि इफ स्ट्रिंग आर आइडियल, क्या आइडियल का मतलब होता है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मतलब कि फ्रिक्शनलेस। अगर कोई स्ट्रिंग आइडियल है, क्या है बच्चों, आइडियल, मतलब कि उसका मास नहीं होगा, मास जीरो होगा और उस पर लगने वाला फ्रिक्शन भी जीरो होगा, ठीक है। इफ स्ट्रिंग आर आइडियल देन tension along the string are same, क्या रहेगी, स्ट्रिंग पे टेंशन सेम रहेगी। बेसिकली हम जो भी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करेंगे, 90% जो क्वेश्चन रहेंगे, 95% जो क्वेश्चन रहेंगे वो मासलेस स्ट्रिंग में आएंगे, मतलब आइडियल स्ट्रिंग से रिलेटेड आएंगे। कभी भी तुमने प्रैक्टिकल स्ट्रिंग नहीं देगा क्वेश्चन में। मैंने तो आज तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा, मतलब जेई में कोई क्वेश्चन देखा नहीं जिसने प्रैक्टिकल स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन दिया, हमेशा आइडियल पे देगा। किसका देगा, आइडियल, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब कि हमें क्या करना है, एफबीडी बनाना है, एफबीडी बनाना सीखना है, ठीक। तो हेडिंग डाल लो, एफबीडी बनाओ, क्या बनाओ, एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी बनाएंगे, है ना। हाँ, एक और चीज है बच्चों, एक चीज बताना मैं भूल गया आपको कि, चलो मैं बता दूंगा, चलो अभी बता देता हूँ, नोट लिख लो। if system या object are cylinder, spherical या फिर सिलेंडर, स्फेरिकल या फिर सर्कल, then normal reaction मतलब नॉर्मल जो फोर्स रहेगा ऑलवेज क्रॉस इट्स सेंटर, मतलब कि हमेशा जो सेंटर मतलब जो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल फोर्स जो रहेगा वो हमेशा क्या करेगा, उसके सेंटर को क्रॉस करेगा हमेशा, है ना, सेंटर से ही जाएगा नॉर्मल लगने वाला नॉर्मल। जैसे कि अपन समझ सकते हैं कि ये है हमारे पास, तो इसका ये सेंटर है, और लाइक मैंने बोला कि ये भी एक है इस तरीके से, तो ये नॉर्मल लगाएगा इस तरीके से n1 और ये नॉर्मल लगेगा n2, तो हमेशा सेंटर से पास होगा, ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये है इस तरीके से,
तो इसका सेंटर ये है, तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल हमेशा n1 ऐसा जाएगा और ये इसका n2 इस तरीके से जाएगा। तो सेंटर हमेशा क्या होगा, जब अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिलेंडर है, स्फीयर है या फिर सर्कल है, तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर से ही पास होगा। ठीक है, क्या होगा, सेंटर से पास। ओके, अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम हेडिंग डाल देंगे एफबीडी बनाओ, एफबीडी बनाओ। ठीक है, तो एफबीडी बनाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, देखो कि पहले सिंपल वाला लेते हैं ना। ये है हमारे पास M2 और ये है हमारे पास पार्टिकल M1। ये हमारा M2 है, ये है M1। तो इसका एफबीडी बनाना। ठीक, तो M1 के लिए अगर देखें तो M1 के लिए हमें पता है M1 में क्या होगा, इसकी सरफेस ये कांटेक्ट सरफेस, तो इस पे क्या लगेगा, N1 लग जाएगा और ये क्या होगा, M1G हो जाएगा। ऐसा देखें। ठीक, M2 के लिए क्या होगा, ये N2 लग जाएगा और इस पर हमारे पास M2G लग जाएगा और इसका रिएक्शन पेयर भी आएगा तो N1 भी आएगा। ठीक, इसका एफबीडी बनाए M1 के लिए सर N1 और M1G, ऐसा कुछ हो जाएगा। M1 पे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की तरफ सरफेस ऐसी, तो M1 M1G। M2 के लिए बनाएंगे तो M2 के लिए क्या होगा, M2 के लिए पहले तो N1 लग रहा होगा, N1 नीचे की तरफ, M2G सर नीचे की तरफ, और इसका नॉर्मल क्या रहेगा, ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा M2। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ। दूसरी बात करते हैं सर, अब थोड़ा सा अच्छा वाला है ना। अच्छा वाला सर देखो, अरे ये देखते हैं, ये है कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक ब्लॉक रखा है n। ठीक, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो क्या लगेगा, नॉर्मल। तो सरफेस ऐसी है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा नॉर्मल। mg तो क्या होता है, नीचे भी लगता है, सर mg नीचे ही लगेगा। तो अगर इसका एफबीडी देखें और इसके अगर सॉल्व करें तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा mg cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। अब बोलो थीटा कैसे हुआ, सर ये थीटा ऐसे हुआ कि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ये हमारा क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला 90 माइनस थीटा रहेगा तो ये थीटा रहेगा। ठीक, तो ये M2G। तो इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो बच्चों क्या होगा, सर ये तो रहेगा n, ये क्या होगा, सर ये होगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये जो रहेगा हमारा रहेगा mg sin थीटा। ठीक है, इनको सॉल्व भी करेंगे बाहर, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो बताओ। ठीक, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ है। तो ये अपनी सरफेस है, इसका नाम दे देता हूँ मैं M1 और इसको नाम देता हूँ मैं M2। तो ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर तो क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल लगेगा, तो N1 नाम दे दिया। इस पे लगने के लिए, इसकी बात करें, इस पे लगेगा तो ये नीचे की तरफ रहेगा N1। ठीक, इसका क्या लगेगा सर, ग्रेविटी M1G। ठीक, ये भी एक सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर N2, और इसका भी क्या लगेगा, ग्रेविटी M2। इसका एफबीडी बनाएंगे तो इसके लिए क्या होगा, इसका M1 का एफबीडी बनाएंगे बच्चों, तो M1 का एफबीडी के लिए ये तो होगा हमारा N1 और M1G कैसा लगेगा, नीचे की तरफ, और M2 का एफबीडी बनाएंगे तो ये तो M1 का है ना, फॉर M1 4, और M2 के लिए फॉर M2। M2 में क्या होगा, देखो नॉर्मल तो कैसा लग रहा है, N1 नीचे की तरफ, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल N1। M2G नीचे लग रहा है, ये हो गया हमारा M2G, और N2 कैसा है, ऊपर, ये हो गया हमारा N। ठीक है, तो ये इसका वीडियो है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, सर समझ में तो आ रहा है बट क्वेश्चन ही नहीं हो पाते हैं, क्या करें, बड़ी दिक्कत है। तो बच्चों क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने से आएंगे, ऐसे ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एफबीडी आएगा। एफबीडी बनाना मेन है,
हमेशा याद रखना मैकेनिक्स में एफबीडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट एफबीडी रहेगा। ठीक, अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एक स्फीयर है, क्या है सर? सर स्फीयर है ना, और यहाँ पर एक ब्लॉक इस तरीके से है, ब्लॉक क्या, और ये इसका सेंटर है, सेंटर पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर एक मैन है, लौंडा है ना, और ये कुछ ऐसे खींच रहा है, किससे? ये एफ से खींच रहा है ना, ऐसे खींच रहा है। ठीक, तो इसका मास है एम, इसका एफबीडी बनाते हैं, इसका तो देखा जाए तो एक ये है सरफेस, सरफेस से क्या लगेगा? इससे नॉर्मल लगेगा n1, जो कि इसके सेंटर से पास होता है। मैंने बताया था नॉर्मल हमेशा स्फीयर हो, सर्कल हो या फिर सिलेंडर हो, उसके सेंटर से पास होंगे, तो n1 सेंटर से पास होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो ये n2 भी होगा, mg भी नीचे होगा, mg भी होगा, और ये टेंशन फोर्स भी होगा। तो इसका एफबीडी अगर बनाएंगे तो कैसा होगा सर? n1 mg n2 और नॉर्मल टेंशन, नॉर्मल तो मान लेना टेंशन। ठीक, इसका एफबीडी बनाएंगे तो बच्चों, इसका एफबीडी इस पर बस एक टेंशन ही लगेगा। ठीक है, स्ट्रिंग की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे क्या लगेगा? ओनली टेंशन, जो कि आइडियल स्ट्रिंग है। क्या है? आइडियल स्ट्रिंग। ठीक, ओके। नेक्स्ट कुछ ऐसा है सर, ऐसा है, ठीक है, इसका एफबीडी बनाना, मास है इसका m। तो सर ये है हमारी सरफेस, और सरफेस कुछ ऐसी है, ये भी एक सरफेस ऐसी, तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब कि ये, तो ये होगा हमारा नॉर्मल n1, ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा हमारा n2, और ये हमारा होगा mg। ठीक, ऐसे कुछ होगा। तो इसका एफबीडी कैसा बनेगा बच्चों? सर n1, सर n2, सर mg। हो गया सर, n1 ऐसे हो गया, m2 ऐसे हो गया, mg ऐसे हो गया। ठीक, और देख लेते हैं, और देख लो, ये है हमारे पास एक दीवार है, क्या है सर? दीवार किस तरह वाली? दीवार असली वाली। ठीक, और ये है हमारा एक रॉड, मास m की। ठीक, तो इसकी सरफेस ऐसी है, ये सरफेस है, तो ये होगा हमारा नॉर्मल n1, इसकी सरफेस ऐसी है तो ये हो गया हमारा n2, और ये क्या होगा? mg। तो इसके लिए एफबीडी बनाएंगे तो बच्चों क्या होगा? एफबीडी में एक तो हो गया n1, ऊपर क्या जा रहा है? n2, और नीचे क्या होगा? mg। तो ये इसका एफबीडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हो गए इनके एफबीडी। सर आपने इसके तो बना दिए, टेंशन के भी बता दो। सर टेंशन के, सर प्लीज सर टेंशन के बता दो, है ना। तो देखो बच्चों, टेंशन का एफबीडी में देखते हैं, है ना। टेंशन लेने का नहीं ना देने का किसी को बेचारे को, क्योंकि टेंशन से तो पेंशन खर्च हो जाती है ना। जिसके आती पेंशन उसको आती टेंशन, और जिसके पेंशन नहीं आती उसको कोई भी टेंशन नहीं होती। ठीक, तो देखो, हाँ सर देख रहे हैं, बस आप बताते जाओ। तो ऐसे है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये है हमारा m मास, ये है हमारा एक स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे। तो इसका एफबीडी बनाना, तो इस पे क्या होगा? एक ये टेंशन लगेगी, इसका ये नॉर्मल होगा, और इसका ये mg होगा नीचे की तरफ। तो इसका एफबीडी अगर देखें बच्चों, तो एफबीडी क्या होगा? सर अलोंग द इंक्लाइन तो टेंशन लगेगा, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, और mg तो हमेशा नीचे लगेगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, ये इसका एफबीडी हो जाएगा इस पार्टिकल का। ठीक, सेकंड देख लेते हैं। सर सेकंड भी देखेंगे, क्योंकि सर हम तो बहुत सारे देखेंगे, हमें तो बस दिखाते जाओ सर, क्वेश्चन दिखाते जाओ, कराते जाओ। ठीक है बच्चों, कराते जाएंगे। ये है हमारा एक m, ये पार्टिकल का बड़ा है। ठीक है, और चलो इसको भी एक ब्लॉक ले लेते हैं, ज्यादा बेस्ट है। ये भी एक ब्लॉक, इसको मैं मिटा, इसको मैं रख कर रहा हूँ, और ये भी हमारा एक m1 लेते हैं, इसको m2 लेते हैं, इसको कैपिटल। ठीक, इसका बना। तो m2 के लिए क्या होगा? इस पे लगेगा सर n2 लगेगा,
M2G नीचे लगेगा सर, ठीक। इस पर टेंशन भी लगेगा, इस पे सर टेंशन भी लगेगा, इस पे नॉर्मल भी लगेगा, और इस पे सर M1G भी लगेगा, कांटेक्ट में ना, तो नॉर्मल भी लगेगा। अब उसकी वैल्यू क्या आती है वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा बच्चों, इसके लिए सर बड़ा वाला नॉर्मल, सर Mg भी, ठीक है। अब FBD बनाते हैं, तो फॉर M2 के लिए क्या होगा बच्चों, सिंपल, एक तो नॉर्मल ऊपर जा रहा है N2 टेंशन और M2G, ठीक है। फॉर M1 अब M1 के लिए देखते हैं, इसमें टेंशन लग रही है, नॉर्मल लग रहा है, Mg लग रहा है, तो टेंशन ऊपर, नॉर्मल और M1G। बड़े कैपिटल N के लिए आप लोग ट्राई करो, है ना, ट्राई करो फिर मेरे को बताओ, तो मैं बताता हूँ आपको। सर ट्राई तो हम करेंगे, आप हमें बता भी देना, ठीक है। तो देखो ये नॉर्म इसी से ऐड है ना, ये जो पुली है इसको पुली बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, पुली। तो पुली इसी से ऐड है, तो देखा जाए तो फॉर कैपिटल N FBD क्या रहा होगा, एक तो इस पर टेंशन ऐसे लग रही होगी, ऐसे नीचे भी लग रही होगी, मतलब यहाँ पे देखें तो ये टेंशन ऐसे लग रही होगी, यहाँ पे टेंशन ऐसे लग रही होगी। तो टेंशन को तो पहले बना देते हैं, क्योंकि टेंशन देती क्या है, टेंशन है ना, तो ये बना दिया टेंशन, इस पे लग रहा। अब इस पर एक नॉर्मल भी लग रहा होगा M2, क्योंकि इसका एक्शन तो M2 है, इसका रिएक्शन भी लग रहा होगा M2, तो M2 कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, तो ये हो गया हमारा N2, ठीक है। इसका भी एक रिएक्शन आएगा N1, तो N1 ऐसा लग रहा है, तो इस पे कहाँ लगेगा, पुशिंग में जैसा लगेगा, ये हो गया हमारा N1। सर ये तो हो गया, अब इसका खुद का नॉर्मल बड़ा वाला, तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, और इसका Mg, तो Mg भी लगेगा, कैसे नीचे, तो कैपिटल। तो टेंशन N2 और Mg तो लगेंगे नीचे की तरफ, बड़ा जो N लगेगा वो ऊपर की तरफ, और ये जो P और N1 लगेंगे वो लेफ्ट साइड में। ये स्ट्रिंग कैसी है, आइडियल है, इसलिए टेंशन सब में सेम रहेगी, ठीक है। ओके सर, समझ में तो आ रहा है सर, थोड़ा बहुत नहीं सर, बहुत सारा समझ में आ गया। अब तो मैं सर सारे ही क्वेश्चन कर दूंगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को का FBD आप बनाना है ना। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक क्वेश्चन को दाग दिया जाए, ये लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक स्ट्रिंग है, ये हमारी पुली है, और ये हमारा दूसरा ब्लॉक है। इसको थोड़ा सा सिंपल, ये हाँ ठीक है, ऐसा कुछ है इसमें भी, और ऐसे ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक बालक है, बालक जो कि इसको खींच रहा है, ये हमारा ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये ऐसे, और ये है हमारे पास ऐसे इस तरीके से रखा हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया हमारा M2, ठीक है। तो इसका हमें क्या बनाना है, FBD ट्राई करो, ठीक है। तो देखो पोज करके ट्राई किए, तो देखते हैं, तो ये तो हमारा नॉर्मल लग रहा होगा N1, इस पर M1G नीचे लग रहा होगा सर M1G, ये जो पुली है इसी से ऐड है, तो ये टेंशन इसकी भी टेंशन होगी सर, इसकी भी टेंशन होगी सर, इसकी भी टेंशन होगी, और सर अब नहीं होगी सर, हमेशा पुली लगती रहेगी, ठीक है। अब इसको है ना पूरे को सिस्टम ही कंसीडर कर रहे हैं बच्चों ना, इसका अलग में नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये हो गया इस पे लगने वाला N2, और इसको मास नहीं मान रहा, इस पर संख्या में मास नहीं मान रहा, मास लेस, ठीक है। और M2G क्या है, नीचे, M2G नीचे, और इस पे लगने वाला टेंशन क्या होगा, एक तो ये पार्टिकल भी है तो इस पे भी टेंशन लग रहा होगा, और इस पे भी टेंशन लग रहा होगा, 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 ठीक है। तो इसके लिए बना लेते हैं पहले फॉर M1 के लिए क्या होगा बच्चों, एक तो N1 ऊपर M1G नीचे, ठीक है। और इधर की तरफ सारे टेंशन है, तो टेंशन को गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो 40 लिख दो बच्चों, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं 40, ठीक है। 4 M2 के लिए सर N2 तो ऊपर लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है,
और टेंशन तो ऐसे लग रहा है पुलिंग वाला। और इसके लिए फोर्स कितने सर 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 तो ये इसके एफबीडी बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, और भी काफी सारे एफबीडी मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर अपलोड करूंगा, आप वहां जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और उनके सॉल्यूशन भी मैं वहीं प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबा देना, मतलब बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि अपडेट और नोटिफिकेशन जल्द आपको मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।